हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार यादव बेड़ावती के सामान्य प्रतिभा पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास को आधार के अनुसार, जो स्रोत के आधार है उनके अनुसार तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अब देखिए सबसे पहले कुछ समझ लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य नहीं मिला। प्रागैतिहासिक काल में ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल या स्टोन एज भी इसे कहते हैं। ठीक है, जैसे पाषाण काल या स्टोन एज भी कहते हैं। यहाँ देखिए, अगला है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका, जैसे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य भी हैं और सुगमता पूर्वक पढ़े भी जा सके हैं, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। ठीक है, उसके बारे में डिटेल थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते चले जाएंगे। आज हम लोग केवल और केवल प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे कि पाषाण काल क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि पाषाण काल क्या था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल भारत में पूर्व पाषाणकालीन औजारों की खोज भूवैज्ञानिक रॉबर्ट बुशफूट ने पहली बार किया था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है कि जो रॉबर्ट ब्रूसफूट थे वह क्या थे जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणकालीन औजारों की खोज किया। उनका नाम, वो क्या थे, भूवैज्ञानिक थे। एक प्रश्न यही बना दिया गया था कि वो क्या थे, भूवैज्ञानिक थे। ये प्रश्न हो गया। ऐसे भी एक प्रश्न आया है कि भारत में पूर्व पाषाणकालीन औजारों की खोज किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा किया गया। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ है, फिर इसके बाद हम लोग पाषाण काल के डिटेल्स पढ़ेंगे। भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये लोग कौन थे, कैसे आए थे, क्यों खोज किए थे, सब धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, यह भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस में आया हुआ है, पीटी में भी आया था कि यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया, या डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल या लौह युग को तीन भागों में किसने बांटा, तो वही जे थॉमसन है। 1820 ईस्वी में जे थॉमसन ने इसको तीन युगों में बांट दिया था, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। पाषाण काल का मतलब मित्रों यहाँ से है पत्थर का काल, अर्थात पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर का काल। फिर कांस्य का मतलब ये होता है तांबा और टीन मिला देते हैं, तांबा 15%, टीन 85% मिला करके कांसा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कांस्य काल हो जाएगा। फिर लौह युग आता है कि आप देखिए लौह युग सबसे बाद में आता है, तो मतलब पत्थर के काल और कांसे के काल और लौह के काल को त्रियुगी विभाजन किसने किया, तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज भी जे थॉमसन ने ही किया था। थॉमसन ने, उससे भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब अगला एक प्रश्न आया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का ही प्रश्न है ये। इसमें सारे प्रश्न लगभग आए हुए हैं और इस चैप्टर से या कह लीजिए पाषाण कालीन जो भी इतिहास है उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना इसमें इंक्लूड किए हैं। जो नहीं लिखा गया होगा उसको बताएंगे आपको। ठीक है, नौदा टोली का उत्खनन एचडी संकालिया ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आया हुआ है पीसीएस में।
नौदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। ये थोड़ा आपसे ये लेट की बात है, ये जल्दी लिख दिया गया है, इसमें नहीं लिखना चाहिए था, लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक, इसको याद रखना है थोड़ा दिमाग में। अब आगे आते हैं हम लोग कि जो पाषाण काल था, पाषाण काल भी 3 भागों में वितरित हो गया। जो ये पाषाण काल था यह भी जो है 3 भागों में डिवाइड हो गया, 3 भागों में बट गया। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है मित्रों, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इसकी अवधि कब से कब थी। यह कहीं कहीं 25 लाख बीसी दिया गया है, कहीं कहीं 24 लाख बीसी दिया गया है, कहीं कहीं 20 लाख बीसी भी दिया गया है। तो हम 25 लाख बीसी वाला ही सही मानते हैं। 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में आ जाते हैं कि 10,000 बीसी तक तो पूरा पाषाण काल था। अब 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक मध्य पाषाण काल होता है। फिर नव पाषाण काल होता है 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ तक तो सर 4,000 बीसी खत्म, तो यहाँ 4,000 से शुरू होना चाहिए था, 4,000 से 1,000 बीसी। लेकिन इन दोनों के काल को संक्रमण काल कहा जाता है, मिलता जुलता है। ठीक है, संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, संक्रमण काल कहा जाता है इन दोनों के काल को। ठीक है, तो 10,000 अब यहाँ से एक चीज ये जानकारी मिल रही है कि सबसे लंबा काल पूरा पाषाण काल का था 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। इतना लंबा काल पूरा पाषाण काल का था। फिर मध्य पाषाण काल तो मान लीजिए 10,000 बीसी से 4,000 बीसी केवल है। फिर नव पाषाण काल 10,000 से 1,000 बीसी के बीच में जाना जाता है। तो यहाँ से पूरा पाषाण काल इंपॉर्टेंट भी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, पूरा पाषाण काल काफी लंबी समय अवधि थी। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि पाषाण काल में सबसे लंबी अवधि किस काल की थी, तो पूरा पाषाण काल की थी। अब उसमें दे देगा कि कब से कब थी, तो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी थी। इसे भी 3 भागों में वितरित किया गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, आगे देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के लोग, इनकी जो है क्या प्रवृत्ति थी, क्या लक्षण थे, कैसे जानेंगे कि ये वही लोग थे, कैसे जानकारी हुई। तो जानकारी मतलब जो भी स्रोत मिला है इतिहासकारों को, ठीक है, उत्खनन के माध्यम से, उससे यह पता चलता है कि यह जो है आहेटक थे। आहेटक का मतलब होता है शिकारी। आहेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी प्रवृत्ति के थे। आहेटक मतलब शिकारी। आहेटक का मतलब होता है शिकारी। यह जो है शिकारी प्रवृत्ति के थे, अर्थात कह लीजिए कि उस समय के लोग शिकार करते थे, मतलब एक तरीके से वनमानुष टाइप के थे। ठीक है, तो मतलब जैसे बंदर होता है, लंगूर होते हैं, इस तरीके के लोग थे। उसमें मांसाहारी, शाकाहारी, ऐसे सब हर प्रकार के लोग रहते होंगे। ठीक है, तो उसमें जो है वहां उस समय आग की खोज नहीं थी, तो वो लोग शिकार करते थे और कच्चे मांस को, पशुओं के कच्चे मांस को या और जो जानवर होते थे उनके कच्चे मांस को खाते थे। तो कच्चा मांस खाने वाला उस समय व्यक्ति था। एक बात और है कि उस समय का जो व्यक्ति था, जैसे आज बंदर है, पेड़ पर चढ़ता है, पेड़ पर रहता है, उस समय के भी लोग प्राचीन काल में पेड़ों पर रहते थे। अपने 2 हाथ 2 पैर तो मिला के 4 पैर हो जाते थे उनके। चारों पैरों के माध्यम से वो पेड़ पर रहते थे। फिर उनसे मतलब चारों पैरों के माध्यम से शिकार भी करते थे। फिर धीरे धीरे वो आदमी जमीन पर आना शुरू किया, जमीन पर मतलब डोलने का प्रयास किया, तो अपने दोनों पैरों के बल पर खड़ा होने का प्रयास किया। फिर धीरे धीरे उसका जो है शरीर का संतुलन जो है धीरे धीरे सेट होता चला गया। उसके रीढ़ की हड्डी जो ऐसे थी वो सीधी एकदम हो गई। अब सीधी होती गई, धीरे धीरे मानव का विकास आगे क्रम से बढ़ता चला जाता है। आइए देखते हैं। फिर यह जो है, जो ये थे पूरा पाषाण कालीन लोग,
ये खाद्य संग्राहक भी थे, अर्थात जैसे कच्चा मांस कहीं किसी जानवर को मारे उसको ला करके रखते भी थे। कृषि पशुपालन नहीं था। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न आ जाएगा, आपको बता देगा कि बताइए कि पूरा पाषाणकालीन लोग कृषि और पशुपालन, या ऑप्शन ऐसे दे देगा कि बताइए निम्न में से किस काल के लोग कृषि या पशुपालन नहीं करते थे। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण दिया रहेगा, इनमें कोई नहीं दिया रहेगा तो आप पूरा पाषाण काल मान लीजिएगा, क्योंकि अब आगे जब जैसे जैसे बढ़ते हैं देखते हैं। अब मध्य पाषाण कालीन, देखिए इसको आपको समझाने के लिए एक टेबल बना दिया गया है, एक ही जगह सब कुछ रख दिया गया है, आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मध्य पाषाण कालीन जो व्यवस्था है, अब इसमें जो लोग थे इसके लक्षण क्या थे, इनकी जो है पहचान क्या थी। ये भी आहेटक थे, ये भी शिकारी प्रवृत्ति के थे, खाद्य संग्राहक भी थे। अब यहां से इनको एक चीज की जानकारी होती है कि ये देखते हैं, काफी लंबे समय से चला आ रहा था, तो देखते हैं कि कोई बीज ऐसे जमीन पर गिर गया, उसमें मिट्टी ढक गई या पानी लगा, फिर उसमें से एक नई चीजें इनको देखने को मिलती थी कि उसमें से अंकुर निकल रहा है, फिर धीरे धीरे वो वृक्ष का रूप ले रहा है, फिर धीरे धीरे जैसे और मतलब अनाज है, अनाज से कहीं से आया दाना, उससे फिर धीरे धीरे ऐसे फैल रहा है, उससे फिर ये निकल रहा है। तो इनको लगा कि यार इसको बार बार फिर ऐसे हम बोएंगे, फिर ऐसे निकालेंगे, तो फिर वहीं से कृषि का जो है कृषि और पशुपालन का प्रारंभ होता है। एकदम पूर्ण रूप नहीं हो पाया था, लेकिन कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से ही मानी जाती है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत मध्यकाल से ही शुरुआत होती है। ठीक, अब इनका देख लेते हैं। नव पाषाण कालीन जो लोग थे, यह कैसे थे? यह खाद्य संग्राहक थे, कृषि पशुपालन की शुरुआत, समाज स्थायी निवास स्थान बनाना प्रारंभ। अब देखिए मित्रों, यहां से क्या हो गया, खाद्य संग्राहक भी हो गए, अब लगभग कृषि भी इनकी जो है संपूर्ण तरीके से कृषि भी करने लगे। पशुपालन की शुरुआत इस समय तक हो गई थी, मतलब पशु ये लोग पालते थे, कुछ पशुओं का कच्चा मांस खाते थे और कुछ पशुओं को पालतू के रूप में रख लेते थे। सबसे पहला जो है पालतू पशु बनाया गया था वो था कुत्ता। यह प्रश्न आता है। ठीक है, अब शुरुआत समाज स्थायी था। देखिए समाज स्थायी था इनका। ठीक है, निवास स्थान बनाना। अब जैसे पत्थरों के जो टीले होते थे, जो पहाड़ होते थे, उनमें ये गुफा बना करके रखते थे, तो धीरे धीरे इनका उसी को घर या आवास कहा जाने लगा, उसमें रहने लगे। तो पत्थर काल चल रहा है तो पत्थर के ही बने होंगे, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर बालू सीमेंट गिट्टी के जो है सरिया के बने रहेंगे। तो पत्थर वाला काल है, उसमें जो है गुफाओं में बना करके लोग रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो पूरा पाषाण कालीन व्यक्ति थे, यह जो है किस औजार का यूज करते थे। ये जो है क्वार्टजाइट, सल्फ, ब्लेड। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया धातु कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी का प्रयोग भी जो है पूरा पाषाण कालीन लोग करते थे। तो जैसे मान लीजिए कि यह जो है ऐसे है, मान लीजिए फिगर दिख रहा होगा आपको। तो अब देखिए यह ये जो है पूरा पाषाण कालीन है, ये मध्य पाषाण कालीन पत्थर है, ऐसे धीरे धीरे नव पाषाण कालीन पत्थर। कहने का मतलब शुरुआत में वो जो है उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो विभिन्न पत्थरों का प्रयोग जो है, यहाँ तक बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते हैं। जैसे शिकार करने गए वहां बड़े पत्थरों से मार रहे हैं, तो जब ज्यादा आयतन रहेगा तो किसी पशु को मारेंगे तो उसको कम चोट लगेगी। फिर धीरे धीरे इनको ज्ञान होता है कि इसका जो है आयतन एरिया जो है कम होगा, तो ये इसको धंस जाएगा या लग जाएगा उसको, जिससे वह जो है आघात की वजह से जो है गिर जाएगा और उसका मैं शिकार बना लूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे पत्थरों का भी क्रम बदला है। देखिए यहाँ तक वो क्वार्टजाइट, सल्फ, ब्लेड, कुल्हाड़ी, फिर इसके बाद माइक्रोलिथ या छोटे पत्थर या सूक्ष्म पत्थरों का भी ये लोग प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म पत्थर भी प्रयुक्त किए जा रहे हैं।
फिर स्लेट के बने पत्थर भी प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जैसे एकदम एकदम नुकीला करके चकटीदार बना करके फिर उससे अगर मार दिया जाए तो क्या होगा। नवपाषाण काल में ऐसे ऐसे बनाने लगे थे कि सट से कट जाएगा और रुक जाएंगे पशु और वहीं उनका शिकार बना लेंगे। ठीक है मित्रों, तो इतना संभवतः आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए इसमें जो पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं, खोज हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। और जितना भी चीज इसमें रखा गया हर एक परीक्षा में आया हुआ है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हथनौरा, हथनौरा जो है मध्य प्रदेश में है, यहाँ से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रश्न है। ठीक है, भीमबेटका सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तीनों काल के, ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रश्न है। या ऐसे पूछ लेगा कि वह कौन सा प्लेस है जहां से पूरा पाषाण कालीन तीनों काल के जो है चित्रों का जो है पाषाण कालीन तीनों पाषाण कालीन समय के जो है चित्र मिले हैं, तो वो भीमबेटका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी प्रकार से जो मिर्जापुर है अपना, यहाँ से भी तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं। अतिरम पक्कम जो तमिलनाडु में है, अतिरम पक्कम जो तमिलनाडु में है, यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं कुछ। ठीक है, और है, ऐसा नहीं कि अभी और नहीं है, लेकिन जो मुख्यतः थे इतने ही थे जो प्रीलिम्स में पीसीएस वाले में पूछा जाता है। आईएएस तक का तो हम नहीं कर सकते, कवर कर लेगा, लेकिन पीसीएस तक को कह सकते हैं कि पीसीएस तक के प्रश्न लगभग यहाँ से बनेंगे। और थोड़ा आप किसी और बुक से भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको मैं उत्प्रेरक का कार्य कर दे रहा हूँ, उत्प्रेरित कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप पढ़िए, समझ रहे हैं। अतिरम पक्कम तमिलनाडु से भी साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल में जो है हस्तिनापुर, गैरिक निर्भांड का नामकरण, चौपानी मांडो, चौथानी मांडो है यूपी, मिट्टी के बर्तनों का प्राचीनतम साक्ष्य। अब फिर मध्य पाषाण काल में जो है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह भी महा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम मध्य पाषाण कालीन किस जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, दोनों जो है ये बागौर वाला भी 3-4 बार पीसीएस में पूछ चुका है, यह भी पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ से भी जो है प्रश्न आ चुके हैं, तो यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अगला आ जाता है कि नवपाषाण काल में जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे बुर्जहोम, गुप्त कराल, बुर्जहोम, ये 2 प्लेस ऐसे हैं जहां से गर्त निवास या गर्तावास के अवशेष मिले हैं। और जो बुर्जहोम है, यहाँ से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के शव को दफनाया गया है, उसका प्रमाण यहाँ से मिलता है। कहाँ से? बुर्जहोम से। ऐसे प्रश्न आता है कि नवपाषाण कालीन गर्त निवास या गर्तवास के गड्ढे या गर्तवास गर्त खुद गड्ढा है या गर्तवास के अवशेष किस नवपाषाण कालीन प्लेस से मिले हैं, तो वो होगा बुर्जहोम, गुप्त कराल। यह भी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, कई हजार बार प्रश्न आ चुका है। मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, ऐसा प्रश्न आता है किस नवपाषाण कालीन स्थल से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो है मेहरगढ़। प्रश्न और आता है कि वह नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है जहां से एक ही कब्र से तीन मानव के कंकाल मिले हैं। तीन मानव के कंकाल मिले हैं, तो दमदमा से दना जैसे होता है वैसे आप याद कर लीजिए कि दमदमा मतलब 3 धड़ाधड़ उसमें गिरा दिए, उसी प्रकार से दमदमा मतलब 3 कब्र, ऐसे आप याद कर लीजिएगा इसको। चिरांद बिहार में है, यहाँ से भी नवपाषाणीन जो है स्थल की जानकारी प्राप्त होती है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ से आप एक चीज देख रहे हैं कि भैया पशुपालन की शुरुआत हो गई, सब कुछ कृषि भी होने लगा, लगभग समाज स्थायी होने लगा, परिवार होने लगा। फिर अब यहाँ से पूरी व्यवस्था जो है चेंज लगभग होती चली जा रही है।
जब यहाँ पर लोग रहने लगे, कृषि करने लगे, जो खाने पीने से बचता था, जो कृषि में होता था उनके पास, उसका तब व्यापार भी शुरू होता है। धीरे धीरे अब देखिए ऐसे कार्यक्रम बढ़ रहा है, ठीक है। तब ऐसे ऐसे अब आज ऐतिहासिक में हम लोग जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता वाले में, फिर ऐसे हड़प्पा सभ्यता जैसे खत्म होगी, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे यहाँ से देखिए परिवर्तन महसूस हो रहा है कि पहले के आदमी जो थे पूरा पाषाण कालीन, वे लोग जो है केवल शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे, उनको आग की जानकारी थी लेकिन आग का प्रयोग भी नहीं किए थे, ठीक है। अभी उसको भी देख लीजिए, खोज क्या क्या हुई। पूरा पाषाण काल में खोज आग की हो गई थी। जैसे आग की खोज हो गई थी, मान लीजिए कि पूरा पाषाण कालीन कोई व्यक्ति था, वह जो है पत्थर मार रहा था शिकार करने के लिए, और जिस शिकार पर मार रहा था वहां पर न लग करके वो किसी पत्थर से ही टकरा गया, तो उसमें से आग की एक चिंगारी निकली। जब आग की चिंगारी निकली तो आग की चिंगारी जो सूखे पत्ते थे, सूखे पत्तों पर पड़ी और धीरे धीरे वहां से आग लग गई। जब आग लग गई तो आग काफी एरिया में लगी, फिर जा करके प्रभु दया से आग कंट्रोल हुई। जब आग कंट्रोल हुई तो उसमें जो और जानवर थे जो मर गए थे आग की वजह से, उसमें के लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन यह है कि आग की वजह से जब जल गए तो जो जानवर जले, फिर वहां आदि मानव जो थे, जो ये लोग थे, तो वहां पर गए, जब देखें कि ये तो जानवर है, मेरा शिकार ही है, लेकिन फिर उस भुने हुए मांस को खाएं तो भुना हुआ मांस अच्छा लगा। धीरे धीरे जब अच्छा लगने लगा तब यही मध्य पाषाण काल तब तक आ जाता है, ठीक है। तब यहाँ से आग का प्रयोग वो लोग करना शुरू कर देते हैं कि आग जलाया, फिर उसको भूंजेंगे, फिर खाएंगे। अब आग का प्रयोग ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आग का प्रयोग हुआ। तो आप कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में यह प्रश्न आता है कि किस काल में आग की खोज हुई, तो वो काल था पूरा पाषाण काल। लेकिन अगर यह कहा जाए कि आग का जो है प्रयोग कब किया गया, तो कहा जाएगा मध्य पाषाण काल में, ठीक है। अब अगला है नव पाषाण काल। इसमें अब जैसे पत्थर के, लकड़ी के, धीरे धीरे जब सब कुछ कुल्हाड़ी हो गया, हर चीज ऐसे औजार, जब स्लेट पत्थर सत्थर सब बनाने लगे, जो यहाँ हमने आपको बताया कि स्लेट के बने औजार भी होने लगे थे, उनकी छिलाई घिसाई करके उनको फिर गोला रूप दे दिए। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा लकड़ी का गट्ठर था, उसको काटे, उसको काटने के बाद उसके बीच वाले होल को ऐसे काट के निकाल दिए, फिर उसमें देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये चाक नुमा जो है गोला पूरा बना दिए। जब चाक नुमा गोला बन गया, यहाँ से एक प्रश्न आता है, जब पहिए का यहाँ पर जो है खोज हो गया, जब पहिया खोज हो गया तो उसमें डंडी नीचे से लगा करके ऊपर ऐसे पहिया लगा दिए, फिर उसको घुमा करके ऐसे ऐसे घुमाए, घुमाने के बाद उसकी मिट्टी रख करके धीरे धीरे जैसे चाक, चाक जिसको आप कहते हैं कुम्हार वाला चाक, चाक लिखने वाला नहीं, कुम्हार वाला चाक, उस चाक का भी जो है तब धीरे धीरे ऐसे आदमी, अब देखिए यह समय हुआ था कि मनुष्य के दिमाग का विकसित होने वाला समय था, ठीक है। इस समय को नवपाषाण कालीन समय को, इस समय आदमी का दिमाग तेजी से बढ़ रहा था, एक नई नई खोजें लगातार आदमी कर रहा था। तो धीरे धीरे फिर वो जो है मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, मृदभांड जिसे कहते हैं। अब मृदभांड से भी बहुत ढेर सारी जानकारियां मिली हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक आगे आने वाला है। अब यहाँ तक जो था इसके बारे में जहाँ जहाँ प्रश्न आता है इसको बता दिया गया है। आप वीडियो को बार बार देख करके उसको कंप्लीट कर लीजिए, समझ लीजिए, और हर चीज जो भी था यहाँ से आप इसको, मतलब जब पहिया बन गया तो एक चीज और कर लीजिएगा कि चाक का भी जो है खोज हो गया, ठीक है। चाक, चाक जिसके द्वारा जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। जब अब ये चीज हो गया, अब तब जब मिट्टी के बर्तन बनने लगेंगे तब हड़प्पा कालीन सभ्यता स्टार्ट होगी। धीरे धीरे इस युग का अंत होता है, ठीक है। इस युग का अंत होगा तो फिर जो है हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी विद्यार्थी हमारे नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर आए हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीड़ावादी V2 परिवार का सदस्य बनिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। और जो पुराने विद्यार्थी हैं, अरे थोड़ा लाइक वाइक करिए आप लोग और शेयर करिए दबा के। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।